दो मित्रों ने पूछा है कमेंट करके अलग अलग, विवेक गौतम जी ने और ध्रुव राय जी ने। दोनों के कमेंट्स का एक ही अर्थ है। उन्होंने पूछा है कि क्या हम ऐसे ही चलते चलते कभी मन के पार जा पाएंगे, और मतलब उनका यही है कि क्या हम संसार में से ही काम करते करते भी कभी अपने लक्ष्य को, आध्यात्मिक लक्ष्य को पाएंगे। इस पर थोड़ा विस्तार से बताए, भले ही वीडियो लंबा हो जाए। इस तरह के कमेंट हैं दोनों के। तो ये बड़ी सीधा साफ नियम है जीवन का है कि जो चल पड़ा है तो वो एक दिन पहुंचेगा जरूर, आज नहीं कल, कल नहीं परसों या फिर बरसों। यहाँ तक कि हमारे अध्यात्म में तो हम रोज पढ़ते हैं, सुनते हैं कि अगले जन्मों में भी पहुँचता है। तो किसी हद तक वो बात ठीक है, लेकिन अगले जन्मों वाली या अगले जन्म वाली बात तो एक तरह से वो कुछ ठीक नहीं है। हालांकि हमारा मनुष्य बहुत जल्दी स्वीकार कर लेता है, क्योंकि ये उसकी पोस्टपोनमेंट की जो आदत है, पोस्टपोन करने की, चीज़ों को टालने की, उसके अनुकूल है। और वो इससे अपने एक तरह से कंफर्ट जोन में जो उसकी आदत है उसी में बने रहने में काफ़ी सुविधाएं उसे प्रदान होती है इस बात से। दूसरी और भी बात है, ये बहुत बातें चलती है इस पर, मेरी अलग से वीडियो भी है अगले जन्म वाली बात पर, कि अगले जन्म में जो रिसर्च है या जो लोग पहुँचे हैं एनलाइटन लोग, उन सब की एक ही बात है, अगले जन्म में मात्र इस जन्म की पूरी जो बात है उसका लगभग 3% ही जाता है, और वह अगले में कभी सक्रिय होगा या नहीं इसकी भी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि सारा जनरली प्रकृति पर निर्भर है। आप कहाँ जाएंगे, कहाँ क्या होगा, आप में तो बस मात्र एक इच्छा ही जाएगी और तो कुछ जाएगा नहीं। यहाँ की मेहनत का कोई परिणाम नहीं वहाँ जाएगा, मेहनत का कोई फल नहीं जाएगा, बस एक इच्छा मात्र जाएगी कि आपने इस तरह की चीज़ें चाहिए ही चाहिए। तो अगले जन्म वाली बात तो सच में एक तरह से टेक्निकली वैसे भी ठीक नहीं है, एक तरह से या कहो मूर्खतापूर्ण है। मूर्खतापूर्ण इसलिए क्योंकि आप फिर ABC से शुरू कर रहे हैं। जो आपने इस जन्म में काम किया वो तो गया। आपने एक कहानी भी पहले सुनी होगी, मैंने भी एक वीडियो में बताई, आप भी सुनते हैं, मैं फिर थोड़ा उसको बता दूं कि एक लड़का MA में फेल हुआ। ये चुटकला भी है और हकीकत भी है। तो वो गया, फेल होगा, बहुत मेहनत की लेकिन फेल हो गया। वो इतना दुख हुआ कि उसने सुसाइड करने की सोची। एक नदी पर चला गया जहाँ गहरी नदी थी, कोई बड़ा पुल था ऊंचा, वहाँ से अक्सर इस तरह के लोग करते थे काम। तो जैसे ही वो उस तरफ जाता, कोई व्यक्ति उसके धीरे धीरे पीछे लग लिया और समझ गया कि ये करेगा। जब वो कूदने ही वाला था, उसने उससे पूछा, भाई क्या कर रहे हो? कोई ये कर रहा हूँ। कि क्यों कर रहे? कि भाई MA में फेल होगा जी, बहुत मेहनत की, ये है वो है। तो उसने पूछा कि भाई चलो तुम मरने जा रहे हो, फिर मर कर कहाँ जाओगे? उसने कहा कि मर कर तो मुझे पता नहीं। तो उस व्यक्ति ने इतना कहा कि देखो तुम मर जाओ, जो तुम्हारी इच्छा है MA पास करनी है तुम्हारे साथ ही जाएगी मन में, तुम फिर यहीं आ जाओगे आसपास कहीं। और ध्यान रखना, जब तुम यहीं आ जाओगे ना, फिर ABC से शुरू करना पड़ेगा। अभी तो 1 ही साल की बात है, 1 या 2 की ज़्यादा, फिर ABC से फिर देखो कितना करना पड़ेगा। तो अच्छा से 1 साल कोई कर लो ना। और कहते हैं कि उस लड़के के दिमाग में ये बात इतनी फिट बैठी, क्योंकि सही बात थी, तो उसे तुरंत वापस हो गया फट से, कह रहे ओह वाकई में तो बहुत बड़ी गलती करने जा रहा हूँ। तो कहने का मतलब है कि अगले जन्म वाली बात अध्यात्म में कुछ है नहीं। कभी कुछ बुद्धों ने काम किया होगा, उनके अपने कारण रहेंगे, वो समय अलग था, तो ये कोई बात नहीं। जब सब चीज़ें अभी हैं, परमात्मा भी अभी है, हम भी अभी हैं, हमने काम भी कुछ न कुछ किया है अब तक, तो जब सब अभी है तो अगले में क्या होगा भाई? मन तो फिर भी वहीं जाएगा। तो एक तरह से ये चीज़ें समझने की हैं। जो अभी इस जन्म में हमारा काम, जो हमारे अनुभव हैं जीवन के, साधना के, जो थोड़े समय में, थोड़े श्रम में हो सकता है, वह फिर अधिक श्रम लेगा, अधिक समय लेगा, और पता नहीं उसमें बीच में कितनी चीज़ें बदल जाएं। और ये जो मन आज गड़बड़ कर रहा है, पोस्टपोनमेंट कर रहा है, तो ये तो आगे भी साथ जाएगा। तो ये चीज़ें थोड़ी सी हमें अपने ही मन के बारे में जाननी है। हमारे मन की आदत है, वह हमारी हर बात को बहुत ही हल्के में लेता है या को अपने अनुकूल लेता है, और हम कुछ भी उस पर एक्शन नहीं लेते। सच तो ये है। और वह हमारे बारे में समझ जाता है धीरे धीरे, सारी इंटेलिजेंस हमारी यूज कर लेता है और खुद ही समझ जाता है। हमारे
एक्शंस को देखकर, हमारे जीवन जीने के ढंग को देखकर कि हम तो ऐसे ही हैं, कुछ नहीं करेंगे। उसे पता है, इसीलिए हम उसके हिसाब से चलते हैं। हम कमज़ोर हैं, उसे हमारी हर कमी का पता है, हमारी कमज़ोरी का पता है। और इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए एक तरह से अध्यात्म में संकल्प का इतना अधिक महत्व है। संकल्प आध्यात्मिक जगत का सिक्का है, वहाँ चलता है जैसे बाहरी जगत में धन चलता है। वहाँ संकल्प अनिवार्य है, यहाँ बाहरी जगत में धन अनिवार्य है। ये पहली चीज़ है। दूसरी है कि उस चीज़ का फिर वहाँ सही उपयोग कैसे करें, सही चीज़ों पर उसको खर्च कैसे करें। जैसे बाहर धन का है, ऐसे ही वहाँ संकल्प का है। संकल्प आप गलत जगह भी यूज कर सकते हैं। तो ये दो चीज़ें तो समझनी ही पड़ेंगी। संकल्प तो ज़रूरी है ही है, और फिर उसका अलग तरीके वो हम यहाँ बात नहीं कर रहे। तो ये सिर्फ दो ही आधारभूत बातें हैं अध्यात्म में सच में, संकल्प और उसका अपने लक्ष्य के लिए सही तरह से उपयोग में लाना। और बाकी तो सब जो भी है एक तरह से को मिर्च मसाला ही है, अध्यात्म में फालतू बातें हैं। ये तो करना ही पड़ेगा, संकल्प भी करना पड़ेगा और उसको सही जगह यूज भी करना। इसके अलावा कोई शॉर्टकट नहीं है, क्योंकि ये अपने पर काम है। यहाँ आप किसी को धोखा नहीं दे सकते, कोई चीज़ नहीं। यहाँ तो लाज हैं प्रकृति के, अस्तित्व के, उनका कोई उल्लंघन नहीं। जैसे आप योग्य हो गए आपको चीज़ें मिल जाएंगी, और कुछ भी नहीं, उसमें कोई बीच में है ही नहीं। और यही सच में अपदीपो भव है जिसकी बुद्ध इतनी बात कर रहे हैं। और रही प्रकृति की, परमात्मा की बात जो हम करते हैं, अस्तित्व की बात, तो वहाँ तो सब कुछ तथास्तु ही है। आपको सही गलत आप कुछ भी करें, अस्तित्व का तो सहयोगी है, क्योंकि सही करोगे उसके साथ सही चीज़ आएंगी, साइड इफेक्ट की। गलत करोगे उसके साथ गलत क्या आएंगी, जो करोगे उसके साथ उसकी वो दूसरी चीज़ें भी छुपी हुई हैं, वो भी आ जाएंगी। जो करोगे उसी के अनुकूल एक तरह से परिणाम आएगा। तो यहाँ तो हर हाल में करना ही पड़ेगा, और जो करोगे उसी का फिर परिणाम भी लेना ही पड़ेगा। और मनुष्य योनि की, एकमात्र इसी योनि की कहो, इसी जीवधारी कहो, ये सबसे बड़ी खूबी है कि हम कुछ भी करने को स्वतंत्र हैं। और कुछ भी करने का मतलब है जैसे कुछ भी करने को स्वतंत्र है, वैसे ही कुछ भी सीखने को भी स्वतंत्र है। हम कहीं तक भी सीख सकते हैं, कहीं तक भी जा सकते हैं। यही इस योनि की खूबी है। वरना और तो एक तरह से दूसरी योनियों की तुलना में बहुत ज़्यादा दुख है यहाँ पर, क्योंकि मन विकसित है। मन ही दुख का असली वो है कारक। शरीर की तो दुख बहुत छोटे हैं, हल होने वाले हैं। तो ये तो बातें हुई एक तरह से भूमिका की। अब हम सीधे प्रश्न पर आते हैं। उन्होंने पूछा है कि क्या ऐसे ही चलते चलते पहुँच जाएंगे। तो यहाँ भी हमें एक बात समझनी है, चलने और पहुँचने की पूरी बात को, ये मैकेनिज्म को समझना है। हमारे सारे जीवन की सभी चीज़ें, सफलता विफलता, सुख दुख, स्वास्थ्य बीमारी, वो एक तरह से सारी ही चीज़ें 90% तक हमारे मन की स्थिति पर निर्भर करते हैं, और वो उसे कैसे लेता है इस बात पर निर्भर करती हैं। और सिर्फ 10% ऐसे हैं जो नेचर के एक तरह से होश में हैं, वरना सब 90% मामला सारा टोटल माइंड का है, चाहे वो बीमारी है या स्वास्थ्य है या साधना है कुछ। तो यहाँ पर भी हमें सारी चीज़ें समझनी है। ये जो मन माइंड का जो गेम है सारा का सारा, ये ब्रेन का, इसको भी समझना है। हमारे माइंड के दो भाग हैं, हम सब रोज़ सुनते हैं समझते हैं, लेकिन इस वीडियो में आप कुछ चीज़ें ध्यान से देंगे तो बहुत सिंपली सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। माइंड के एक तरह से दो भाग कहो है, चेतन और अचेतन। चेतन मन सिर्फ उन तथ्यों व सूचनाओं को आधार मानकर कोई भी निर्णय लेता है, कैलकुलेशन करता है, जो कि उसके पास या तो पहले से उपलब्ध है या अभी अभी कहो इंद्रियों के माध्यम से आई हैं, बाहर वातावरण से आई हैं हमारे इंद्रियों के द्वारा, या फिर किसी कल्पना के आधार पर हमारा ब्रेन उसे सही मानता है उन चीज़ों को जिनको हम यूज कर रहे हैं, या किसी इंट्यूशन से आई है गहरी, या ब्रेन ने ही कैलकुलेशन करके किसी परिस्थिति को, किसी बात को उसको सही बता रहा है वो, तो वो चीज़ें हम फाइनली कर देते हैं और फिर सारी सारी अवचेतन में चली जाती हैं। ये पूरा जो उसका निष्कर्ष आता है किसी भी चीज़ के बारे में, किसी लक्ष्य के बारे में, किसी काम के बारे में, वो सारा इस तरह वो कैलकुलेट करके फिर अवचेतन में भेज देता है। और अवचेतन का बड़ा सीधा मामला है, वो फिर उसमें कोई भी कटिंग नहीं करता, ना एडिंग करता, कोई चीज़ जोड़ घटा कुछ नहीं, क्योंकि उसका ये काम ही नहीं।
वो तो सीधा एक तरह से मोटे शब्दों में तो कहे जैसे ज़मीन में हमने कोई चीज़ डाल दी तो ज़मीन तो उसको उसमें पेड़ पौधे में ही बनाएगी, ऐसे ही उसका है। उसका ढंग थोड़ा अलग है, ये बाहर की चीज़ें, उसका ढंग थोड़ा है क्या, जो चीज़ उसमें आपने बार बार पचाई वो वहाँ जम गई। तो अब वो क्या करेगा, उसे एक तरह से सिनेमा की रील की तरह जैसे हम देखते हैं प्रोजेक्टर फेंकता है सामने पर्दे पे, वो इसी तरह चेतन मन का जो हमारे अंदर पर्दा है, हमारे चेतन मन का जो हमारे अंदर हमेशा चेतना बनी रहती है कि हम हैं, हम कुछ कर रहे हैं, इस पर फेंकता रहता है। हमारे दिमाग में जो विचार आते रहते हैं, भाव चित्र आते रहते हैं, वो यहाँ फेंकता रहता है। और फिर हमारा चेतन मन फिर बार बार उसी के अनुसार ही जीवन को जीता है, कहो या चलाता है, वैसे कर्म करता है, ये सारे करता है। और ये सारी प्रक्रिया मन मस्तिष्क दोनों की एक तरह से हर समय कंबाइंड ये है, चलता ही रहता है। शरीर का पॉइंट जो है वो ब्रेन है जो सारे को चलाता है, और ब्रेन सारे शरीर में होते हुए भी मन, इससे ही ब्रेन से ही सारे काम करता है। मन और ब्रेन का ही सारा खेल है। ये एक हमेशा चलती रहने वाले, एक तरह से को हमारी 24 घंटे चलती रहने वाली एक तरह से प्रक्रिया है। परंतु हमें इसके बारे में जो असली बातें वो नहीं पता होती, वो हमें ज़रूर समझ लेनी चाहिए। और जब हम इस प्रोसेस की मेन बातें समझ लेंगे, बार बार समझेंगे, पढ़ेंगे, वो जाएंगे, तो सारी चीज़ें हमारे मन में साफ स्पष्ट हो जाएंगी और फिर वो हमारे लिए एक तरह से कोई ज़्यादा लाभदायक होंगी। तो उनमें पहली बात तो ये है कि हमारा चेतन मन हमारे पूरे दैनिक जीवन में कहो या रोज कहो या पूरे जीवन में कहो, चीज़ों को चेतन रूप से कहो, होशपूर्ण ढंग से कहो, अवेयरनेस के ढंग से कहो, सजगता से कहो, होश के साथ से कहो, बहुत ही एक तरह से कम करता है। और अधिकांश समय यानी लगभग 90% पुरानी बातों को रिपीट करता रहता है, जो 1-2 दिन पहला आई और पहला ही उन्हीं को रिपीट करता रहता है। और उन 90 में भी मज़े की बात जो है, जो रिसर्च में पाया गया है, उनमें भी 80% लगभग निगेटिव टाइप की होती हैं, क्योंकि इसकी एक तो बेसिक नेचर पहले से निगेटिव है। और फिर ना भी हो तो ये उनको रंग दे देगा, क्योंकि निगेटिव चीज़ें पैदा करेगा तो उसकी मन मर्जी चलेगी, हम डर रहेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे। और वो सारा हमारी लापरवाही की वजह से एक तरह से उसका मोनोपोली चलता है। ये तो है पहली बात। यानी मतलब क्या कि हम बहुत थोड़ी चीज़ें दैनिक जीवन में होश के साथ करते हैं। और गुरजेफ का तो यहाँ तक है, जो बहुत अद्भुत व्यक्ति हैं पिछली सदी में, वो तो ये कहते हैं कि आदमी अपने पूरे जीवन में सिर्फ 5 मिनट होश से जीता है पूरे जीवन में। यानी कुछ सेकंडें जीता, वो सारी मिलाकर 5 मिनट बैठती हैं। उसका तो यहाँ तक भी अपना एक आकलन था। तो अब उससे ही आइडिया लगाओ कि हम पूरे दिन में कितनी देर होश से जीते हैं। तो ये तो है पहली बात कि हम अधिकतर सारी चीज़ें वैसे ही करते हैं। दूसरी बात, चेतन द्वारा सोची गई, देखी गई सभी चीज़ें, ये सारी की सारी जो अभी हमने पहले भी बताया, अब इसमें दूसरी बात भी समझ लो। ब्रेन और माइंड की सब साझा प्रक्रिया से चलती हैं, लेकिन इनमें अवचेतन तक जानने में जो जाती हैं, एक बड़े फिल्ट्रेशन से को गुजर कर जाती हैं, छन कर जाते हैं कि कौन सी चीज़ जानी चाहिए, कौन सी नहीं जानी चाहिए। ये प्रकृति का अपना एक अद्भुत सिस्टम है। वहाँ तक धीरे धीरे जाती हैं और उनमें से लगभग 80-90% तो रास्ते में एक तरह से डिलीट कर दी जाती हैं या बेकार घोषित करके उनको कोई इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती। और अगर सारी जाती तो हम तो बहुत पागल हो चुके होते, अब तक आदमी जी भी नहीं सकता। लेकिन फिर भी कुछ तो जाती हैं और वो उतनी ही काफ़ी, वही हमें हमारे लिए काफ़ी, हमें अवचेतन में कुल बुलाती रहती हैं। तो ये एक प्रकृति का अद्भुत सिस्टम है कि जितना हम पूरे दिन में लगभग 58-60 हज़ार विचार 24 घंटे में करते हैं, उनमें बहुत थोड़े वहाँ तक पहुँचते हैं। और थोड़े वो पहुँचते हैं जिनको हम सच में इम्पोर्टेंट समझते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, वरना तो ज़्यादातर तो वहाँ वही हो जाएगा। दूसरी बात, ये फैक्ट जो है, हमें अपने मन के बारे में एक तरह से कहो, ये हमने समझना ज़रूरी है। अब इसके बाद फिर और चीज़ आती हैं, वो हम समझेंगे। उनमें तीसरी बात ये है, मन के बारे में जो एक तरह से हमें बिल्कुल ही बहुत ज़रूरी रूप से जाननी चाहिए,
जो भी बात या विचार या भाव हम जितनी भी बार बार चेतन मन में करते हैं वह उतना ही गहरा अवचेतन में चला जाता है। गहरा जानने में क्या चीज़ें काम करती हैं, क्योंकि वहाँ रिजल्ट उन्हीं चीज़ों का आएगा जो ज़्यादा गहराई से जाएंगी, ज़्यादा बार बार जाएंगी। वहाँ सीधी दो बातें हैं गहरा जानने के लिए, एक तो बारंबारता, बार बार किस काम को करो। दूसरी है सघनता। सघनता का मतलब है कि उसे हम हमारा चेतन मन भी इम्पोर्टेंस दे रहा है, हम उसे सच में बहुत सही मान रहे हैं, बिल्कुल एक्यूरेट मान रहे हैं, उसमें कोई शंका नहीं है। भले ही वो दूसरे के लिए सही है, नहीं समाज, दूसरे व्यक्ति, कोई भी, लेकिन यदि हमारा चेतन मन उसे सही समझ रहा है और बार बार पहुंचा रहा है तो वो सबसे बढ़िया बात है। और ये दोनों चीज़ें ही, बारंबारता और उसकी सघनता, ये दोनों ही उसको अवचेतन की गहराई में पूरी तरह से सेट कर देते हैं और फिर रिजल्ट अपने आप आ जाएंगे, फिर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये दोनों चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं और जितनी ये दोनों होंगी उतनी ही जल्दी वो संपूर्णता से कहो जीवन में उसके फिर परिणाम आ जाएंगे। ये तीसरी बात होगी। अब एक और चौथी बात ये समझने की है, ये जो हमने अभी अभी कहा बारंबारता और सघनता, इसको भी थोड़ा समझना है। मैं अपनी देसी भाषा में मैंने इसको समझा रहा हूँ। इसका मतलब क्या है सघनता का और बारंबारता का? ये ऐसे समझो इसको कि जैसे हमारे पास दो चीज़ें हैं, जैसे फिजिक्स में चलता है वेलोसिटी और वेट मास। तो यहाँ इनको समझो, ये दोनों का इस तरह से मोटा मोटा समझो कि जैसे किसी चीज़ का गुणनफल कोई एक तरह से 100 है, तो उनमें 100 में हम क्या करेंगे, एक चीज़ अगर कम है तो दूसरी बढ़ानी पड़ेगी। दूसरी बढ़ाओगे या पहली ज़्यादा करोगे तो वो कम, एक करोगे कम, एक ज़्यादा, दोनों का गुणनफल 100 आना चाहिए। ये हमारा एक मोटा मोटा एक समझने का एक तरह से कहो तरीका है। अगर कोई चीज़ आपको 100% आ जाए, 100% एक क्वालिटी आपकी होगी सघनता के, तो फिर बारंबारता नहीं चाहिएगी, फिर एक ही बार में काम हो जाएगा। 100 × 1 = 100। इसीलिए इस दुनिया में बहुत से लोग ऐसे भी सफल हो गए जो 100% निर्णय लेते हैं, सिर्फ एक ही बार लेते हैं बस, फिर नहीं। और ऐसे लोग भी पहुंचते हैं कि जो 100% नहीं ले सकते, लेकिन धीरे 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 लेते लेते एक दिन फिर 100% लेने में भी कामयाब हो जाते हैं। तो यही माइंड का वो है। आपने इलोन मस्क, सब ने अभी सुना होगा, दुनिया के सबसे रिच व्यक्ति हैं और वैसे भी बहुत अद्भुत काम कर रहे हैं, साइंटिस्ट भी हैं। तो उनके बारे में किसी पत्रकार ने उनसे पूछा कि सर आप मोटिवेशन कैसे लेते हैं, कहाँ से लेते हैं, इतने बड़े बड़े जो आप काम कर रहे हैं, आप कहाँ से प्रेरणा लेते हैं, कहाँ से अपने माइंड को मोटिवेट करते हैं? तो उसने कहा कि मैं कहीं से नहीं, मैं मोटिवेशन का मतलब नहीं समझा। लेकिन जब बार बार पूछा तो फिर उसने एक ही बात कही कि देखो, मैं कोई भी निर्णय लेने से पहले सोचता हूँ कई बार, 1 बार 2 बार 4 बार, एक फिक्स समय में निर्णय ले लेता हूँ, और जब मैं निर्णय लेता हूँ फिर मैं उसे पूरा करने में जुट जाता हूँ। इसमें मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं। मैंने निर्णय लिया, काम ख़त्म, अब मुझे वो करना है एनी हाउ। मोटिवेशन की क्या ज़रूरत है, कहाँ से आ गया मोटिवेशन बीच में? लेकिन ये इस तरह के सभी लोग नहीं होते। ऐसे लोग तो एक ही बार निर्णय लेंगे तो उनका तो एक बार में भी काम हो जाएगा। तो ये सभी तरह के लोग हैं इस दुनिया में, और सभी पहुँचते हैं अपने अपने ढंगों से। ऐसा नहीं कि एक ही व्यक्ति होते हैं, सभी तरह के दूसरे भी हो जाते हैं। तो ये चौथी बात होगी। फिर एक 5वीं बात भी है जो विशेषकर आत्म साधकों के लिए है, और वो ये है कि ये जो हमारा अवचेतन मन है जिसकी हमने अभी बात की, सच में यही एक तरह से हमारी आत्मा है, या कहो आत्मा का सबसे स्थूल रूप है। यहाँ तक माइंड है, माइंड जहाँ तक है वहाँ तक पदार्थ है, स्थूलनेस है, मतलब है। उसके बाद सूक्ष्मातीत हो जाएगा। ये बहुत सूक्ष्म है, वो सूक्ष्मातीत है। तो सच में यही हमारी आत्मा है, या कहो हमारी बीज स्वरूप आत्मा का सारा होश, बेहोशी, सुख दुख का सारा दारोमदार इसी पर है एक तरह से। इसी को आपने रिफाइंड कर लिया रेचन के द्वारा, किसी और ढंगों से 100% साफ कर लिया, और इसी में जो हमारे सारे ट्रिगर्स भी इसी में काम करते हैं। हमारे जितने एफर्मेशंस हैं, ट्रिगर्स हैं, भाव हैं, विचार, सब इसी में काम करते हैं। इसी को एक तरह से प्योरीफाई करते हैं,
या इसको बोझिल करते हैं, गलत करते हैं। सच में इसी का प्योरिफिकेशन या इसका ही निर्दोष हो जाना, कहो परिष्कृत हो जाना, बिल्कुल पवित्र, वही सारी साधना वो करना पड़ता है। और फिर यही चौथा शरीर अध्यात्म की भाषा में जब ये पूरी तरह निष्कलंक हो जाता है, निष्कंप हुआ एक तरह से, यही हमारी चेतना इसी में फंसी पड़ी है, वो इससे मुक्त होकर कहो या इसकी उसकी ऊर्जा दोनों मिलकर एक हो जाती हैं और चेतना जाग जाती है, वो तुरंत निर्भर हो जाती है, स्वतंत्र हो जाती है। वही सच में पांचवा शरीर कह लो हो जाता है, या आत्मा जाग जाती है या आत्मज्ञान हो जाता है कहो। माइंड का जो चंचलता है, मातक है, वो ख़त्म हो जाती है और फिर एक शुद्ध चेतना बचती है, शुद्ध अवेयरनेस बचती है। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, इस पर ही सारे काम होते हैं। जाकर वहीं अटकता है साधक, वहीं फंसता है। सारा काम सच में डायरेक्ट इनडायरेक्ट घूम फिर कर इसी पर जाता है, इसी को करना पड़ता है, क्योंकि ये चौथा शरीर पांचवे के सबसे ज़्यादा नज़दीक है, वहीं फंसी हैं हमारी सारी चीज़ें। तो ये भी समझने की है। इससे पहले की चीज़ जो तो आप थोड़ी मेहनत में भी कवर कर जाएंगे, समझ जाएंगे। तो ये भी बात हमने समझ ली। अब और एक अंतिम बात पर आते हैं, जो दोनों मित्रों ने अलग अलग ढंग से पूछी है कि हम कैसे चलते चलते पहुंच सकते हैं या नहीं। तो इस विषय पर तो पहले ही हम बात कर चुके। मैंने एक वीडियो में भी बहुत थोड़े समय पहले ही बनाई थी कि कैसे एक आम साधक, ग्रह साधक अपनी यात्रा कर सकता है, आध्यात्मिक यात्रा। उस पर पूरी वीडियो है, वो भी आप देख सकते हैं। तो सच बात तो है कि हमारी किसी भी काम की सफलता का आधारभूत रूप से तो हमारी प्यास की गहराई और तीव्रता पर निर्भर करती है, चाहे वो बाहर का जगत की चीज़ें हैं या अंदर के जगत की। और दूसरी बात ये समझने की कि हर व्यक्ति की यात्रा पूरी तरह अलग ही होती है, क्योंकि हर व्यक्ति यहाँ अनूठा है दुनिया में, उस जैसा कोई ना कभी हुआ है ना कभी होगा। लेकिन फिर भी हम समझने के लिए जब उन्होंने बार बार पूछा मित्रों ने, तो मैं 2-3 कैटेगरीज हम मोटी मोटी सी समझ लेते हैं जो आम तौर पर पाई जाती हैं। वैसे सब अलग है, लेकिन फिर भी मोटी मोटी कैटेगरीज होती हैं। पहली तो है कि भाई जिन लोगों में प्यास तो है बहुत ज़्यादा, लेकिन उनकी परिस्थिति अनुकूल नहीं है और वो कोई कठोर निर्णय भी नहीं ले सकते, उनकी इतनी क्षमता भी नहीं, या कहो उनमें साहस कम है, रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों को तो सिर्फ 2 ही चीज़ों पर सबसे ज़्यादा काम करना चाहिए, वो इन पर काम करती हैं। पहला, परमात्मा पर गहरा भरोसा बनाए रखना और लगातार मानसिक रूप से उससे जुड़े रहना, अंदर से उनके टच में रहना। ये 2 ही काम करते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें तो अस्तित्व को कहो परमात्मा को करनी है। आपकी प्यास देखकर, आपकी तड़फ देखकर, वो सारी परिस्थितियाँ भी वही बनाता है, सारी उसके लिए तो सारा अस्तित्व एक है। वो कहीं से भी आपको हेल्प दे देगा या नहीं दे देगा। तो पहली बात यही है ऐसे लोगों के लिए कि उस पर भरोसा रखें, मानसिक रूप से हमेशा अपनी उनके संपर्क में रहें और भरोसा रखें, धैर्य रखें। ऐसे लोगों के लिए तो वही काम है। और इसके साथ साथ जो भी है अपनी अक्षमता परिस्थिति के अनुसार जो भी है वो करते रहना चाहिए इस दिशा में। उनके लिए यही सबसे अच्छी चीज़ है, क्योंकि बड़ी सीधी एक नियम है, एक पक्का नियम है कि उसके यहाँ देर है, अंधेर बिल्कुल नहीं है। तो इसी ही स्थिति में अपनी ध्यान विधियाँ करते रहें, जो प्रभावित एफर्मेशंस हैं लगातार वो करते रहें, तो धीरे धीरे विकास होता ही रहेगा और एक दिन चीज़ें हल भी हो जाएंगी पक्का। तो उनके लिए तो यही रास्ता है पहली कैटेगरीज के लिए। फिर एक दूसरी टाइप भी होती है, उसमें व्यक्ति में मनोबल तो एक तरह से को पूरा होता है, लेकिन परिस्थितियां अनुकूल नहीं होती। ऐसे लोगों में एक तरह से उनके लिए जरूरी कि कहीं सही मार्गदर्शन ले लें और डीप वाले ट्रिगर्स करें, एफर्मेशंस करें। ट्रिगर्स भी एफर्मेशंस का ही शॉर्ट फॉर्म है, वो सबके लिए अलग अलग होते हैं। एफर्मेशंस भी अलग है, ट्रिगर्स भी अलग हैं, क्योंकि हर आदमी अलग है, उसका माइंड अलग है। तो इसमें तो यही है कि वो डीप वाले ट्रिगर्स करें, कहीं से थोड़ा समझ कर इन चीज़ों को, क्योंकि उनके पास मनोबल है, वो डीप वाले कर सकते हैं कहीं पर भी रहते हुए, और एक सामान्य समय में ही कहो उनका काम पूरा हो सकता है। ये अलग टाइप है। फिर तीसरा टाइप भी हम सब ने पहले भी देखा है, पढ़ा है, सुना है। इस टाइप वाले लोग बहुत कठोर निर्णय ले सकते हैं, वो तो ले लेते हैं एकदम से, उनमें पूरा साहस होता है। ऐसे लोगों को तो अस्तित्व खुद ही स्वयं संभालता है, उनकी हर ज़रूरत पूरी करता है। उन्हें तो कोई ज़्यादा टेंशन की ज़रूरत नहीं, उन्हें तो सिर्फ बस अपना कदम उठा लेना चाहिए,
सब चीज़ें अपने आप हो जाएंगी, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। यहाँ देर सवेर सभी पहुँच जाते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, बस थोड़ा धैर्य चाहिए। जो कठोर निर्णय ले सकते हैं वो लें, जिनमें साहस है, वरना पहली भी 2 टाइप हैं। हर जगह से आप पहुँचोगे, लेकिन क्लियर रहो, अपने माइंड में पूरी तरह से चीज़ों को क्लियर रखो। क्लियर चीज़ें ही एक तरह से कहो काम करती हैं सारी की सारी। जो एक तरह से वैसी चीज़ें हैं उलझी, उनमें नहीं हमारा माइंड कुछ भी काम कर पाता। तो ये तो हो गई, हमने ये भी बातें कर ली, और ये सारी हमने समझ भी ली माइंड की। ये जो माइंड प्रोसेस है, इसको हम एक दूसरे ढंग से मोटा मोटा समझ सकते हैं। जिसकी बातें भी चलती हैं उनको भी हम यहाँ रिपीट करते हैं, समझते हैं। अभी जो हमने बात की कि अच्छी बातें या लक्ष्य को पूरी करने वाली बातें या भाव विचार बार बार अवचेतन में पहुँचाते रहो, फिर वह सारा काम अपने आप ही कर लेता है। अभी हमने बात की और ये सही है। तो ये कैसे काम करता है कि वो खुद ब खुद ही वहाँ चीज़ें घटने लगती है और हमारा नया माइंड सेट बन जाता है, को माइंड रीप्रोग्रामिंग होता है। ये सारा का सारा होता कैसे है, इसको आप मोटा सा देखो कि जैसे हमने बाहर कोई बीज डाल दिया, खेत तैयार किया, बीज डाल दिया, तो फिर धीरे धीरे वहाँ सारा काम अपने आप होता है। फिर हम बीज को उगाते थोड़ा ही है, उसमें कुछ जाकर अंदर काम करते हैं। हमारा काम जो था बीज डाल दिया, थोड़ी बहुत ये देखभाल करो कि उसको कोई डिस्टर्ब ना करे, वो सारा काम अपने आप ही होगा। इसी तरह यहाँ है माइंड रीप्रोग्रामिंग। जो भी आप अंदर बार बार डालोगे, फिर हमारे माइंड को उस पर बिलीफ आ जाता है, धीरे धीरे विश्वास लगने लगता है कि हाँ ये ठीक है। और फिर जैसे ही हमें विश्वास हुआ, फिर उसी तरह का हमारा माइंड का एक तरह से दृष्टिकोण बन जाता है, एटीट्यूड। पहले बिलीफ्स, फिर एटीट्यूड, और फिर होता क्या है नंबर 3 पर, ये माइंड की प्रक्रिया अंदर की, हमें वैसा ही महसूस होने लगता है, वैसी फीलिंग्स आने लगती हैं। और जैसी फीलिंग्स हम आएंगी, पहले विश्वास होगा, दृष्टिकोण बदला, फिर फीलिंग्स आने लगी, वैसा ही महसूस होने लगा, फिर उसी तरह के कर्म हम कर देंगे उनके अनुकूल ही। और जब कर्म करोगे तो फिर रिजल्ट आएगा ही आएगा। तो ये इस ढंग से भी समझ लो, उस तरह से समझ लो, करना सब हमें ही है। चीज़ें जितनी साफ सुथरी स्पष्ट होंगी हमारे माइंड के सामने, उतना ही वो ज़्यादा काम करेगा। उलझी हुई चीज़ों में माइंड कोई काम नहीं करता, बस उलझा ही रहता है, खुद भी उलझता है, हमें भी उलझाता है, क्योंकि हम उससे जुड़े हैं, हम और वो एक ही। तो ये चीज़ें, इस वीडियो को बार बार मैं मित्रों से कहता हूँ समझें। कोई पूछना चाहे पूछ भी सकता है कुछ भी, इसमें सभी चीज़ें साफ हो गई हैं। ये एक साधक के लिए तो बड़ा ही ज़रूरी है, लेकिन बाहरी जीवन वाले व्यक्ति के लिए भी ये चीज़ें, ये माइंड प्रोसेस समझना बड़ा ज़रूरी है। तो आशा है काफ़ी मित्रों के प्रश्नों की चीज़ें एक तरह स्पष्ट हुई होंगी। आप सभी मित्रों ने ये सुना, सभी को मेरा एक तरह से हार्दिक धन्यवाद, और अंत में सभी मित्रों को मेरा प्रणाम।